नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 से प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हम लोग साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज के अंतर्गत 7 आकृतियां दी गई हैं। इनका हम लोग वर्गीकरण करेंगे और परिभाषा भी समझेंगे। पहला है साधारण वक्र। साधारण वक्र की परिभाषा हो सकती है, नोटबुक के पेपर पर बिना पेन या पेंसिल को उठाए रेखा खींचने पर जो आकृति बने साधारण वक्र कहलाता है। इसकी एक विशेषता है, ये रेखा स्वयं को कहीं नहीं काटती है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हम लोग बिना पेन या पेंसिल को उठाए हुए देखते हैं तो कहीं पर पेन को हमें उठाना नहीं पड़ता है और ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती भी नहीं है। इसी प्रकार आकृति नंबर 2, इसी प्रकार आकृति नंबर 5 जो है यह साधारण वक्र का उदाहरण है। आकृति संख्या 6 यह भी साधारण वक्र का उदाहरण है और आकृति संख्या 7 यह भी साधारण वक्र का उदाहरण है। दूसरा है साधारण बंद वक्र। नोटबुक के पेपर पर बिना पेन या पेंसिल को उठाए रेखा खींचने पर जो बंद आकृति बनती है और स्वयं की रेखा को कहीं नहीं काटे साधारण बंद वक्र कहलाता है। अब यहाँ पर यह आकृति तो बन ही रही है, एक दूसरे को काट भी नहीं रही है और ये सभी रेखाएं एक दूसरे को मिली हुई है। कहीं से यह मुंह खुला हुआ नहीं है, बंद आकृति है, तो यह साधारण बंद वक्र कहलाएगा। इसी प्रकार ये पतंग की आकृति है, यह भी कहीं से खुला हुआ नहीं है, बंद है, तो यह साधारण बंद वक्र का उदाहरण है। यहाँ चित्र संख्या 5 जो है यह भी कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो यह साधारण बंद वक्र का उदाहरण है। चित्र संख्या 6 भी कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो यह साधारण बंद वक्र का उदाहरण है। और चित्र संख्या 7 यह भी कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो यह साधारण बंद वक्र का उदाहरण है। तीसरा है बहुभुज। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। इसमें सिर्फ शीर्ष एवं भुजाएं होती हैं। एक बहुभुज में न्यूनतम भुजा एवं शीर्ष की संख्या 3 होती है और बहुभुज में अधिकतम भुजा एवं शीर्ष की संख्या असीमित होती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। शीर्ष और भुजा के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण करते हैं। तो जब 3 शीर्ष और 3 भुजा हो तो यह त्रिभुज कहलाता है। 4 शीर्ष और 4 भुजा हो तो वह चतुर्भुज कहलाता है। 5 शीर्ष और 5 भुजा हो तो पंचभुज कहलाता है। इसी प्रकार 6 शीर्ष और 6 भुजाएं हो तो षष्ठभुज, षड्भुज या षटभुज कहलाता है। 7 भुजा और 7 शीर्ष हो तो वह सप्तभुज कहलाता है। प्रश्न में आकृति संख्या 1 और आकृति संख्या 2 यह बहुभुज का उदाहरण है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं और 5 शीर्ष हैं। इसी प्रकार पतंग की आकृति में 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष हैं। बहुभुज 2 प्रकार की होती हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अभ्यंतर। यहाँ एक षड्भुज है। षड्भुज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि षड्भुज के अंदर का भाग अभ्यंतर कहलाता है और षड्भुज के बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है।
यहाँ पर कुछ बिंदुएं दी गई हैं जिसमें बिंदु ए बी सी डी ई बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित है। बिंदु एफ जी एच ये बिंदुएं बहुभुज पर हैं और बहुभुज के अभ्यंतर में आई जे के एल एम एन ओ पी है। ये सभी बिंदुएं बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित हैं। तो अभ्यंतर का अर्थ अंदर का भाग होता है और बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग होता है। बहुभुज से बाहर, बहुभुज के अंदर अभ्यंतर, बहुभुज के बाहर बहिर्भाग कहलाएगा। अब हम लोग उत्तल बहुभुज को समझते हैं। उत्तल बहुभुज बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। यानी इसके अंदर कोई दो शीर्षों को मिलाएंगे तो बहुभुज के अंदर ही होगा। यहाँ पर हम लोग बहुभुज के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हर एक स्थिति में मिलने वाली रेखा बहुभुज के अंदर होगी। तो ये सभी उत्तल बहुभुज के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों में आकृति संख्या 2 उत्तल बहुभुज का उदाहरण है। उत्तल बहुभुज बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अंशतः बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज के अभ्यंतर में, अवतल बहुभुज में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड अंशतः, यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाएंगे या इस बिंदु को मिलाएंगे तो कुछ भाग बहुभुज के अंदर है और अधिक भाग बहुभुज से बाहर है। तो यह अवतल बहुभुज का उदाहरण है। यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो यह भाग बहुभुज से बाहर का हो जाएगा। तो यह भी अवतल बहुभुज का उदाहरण है। दो बिंदुओं को मिलाने पर यहाँ पर बहुभुज से बाहर हो जाएगा। तो यह अवतल बहुभुज का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों में आकृति संख्या 1 और आकृति संख्या 4 अवतल बहुभुज का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला प्रश्न है 3 भुजाएं हो, दूसरा प्रश्न है 4 भुजाएं हो और तीसरा प्रश्न है 6 भुजाएं हो। समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हों तो वह समबाहुभुज कहलाता है। अर्थात एक समबाहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और सभी कोण आपस में बराबर हों तो वह समबाहुभुज का उदाहरण होता है। यहाँ पर 3 भुजाएं दी हुई हैं। 3 भुजा समबाहुभुज के अंतर्गत वह समबाहु त्रिभुज होगा। उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 4 भुजाएं समबाहुभुज के उदाहरण के अंतर्गत वह वर्ग होगा जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 5 भुजाओं के अंतर्गत सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह समपंचभुज कहलाता है। वह समबाहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हों और आपस में समान हो तो वह समषड्भुज कहलाता है। अब हम लोग विषम बहुभुज को भी समझ लेते हैं जो कि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो विषम बहुभुज जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के न हो तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। इसके अंतर्गत 3 भुजाओं में समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, 4 भुजाओं के अंतर्गत आयत, 5 भुजाओं के अंतर्गत पंचभुज, 6 भुजाओं के अंतर्गत षड्भुज कहलाता है। यह सभी विषम बहुभुज के उदाहरण हैं जिसमें कोई भुजा युग्म आपस में समान हो और सभी भुजाएं आपस में समान न हो तो वह विषम बहुभुज का उदाहरण होता है। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 से प्रश्न संख्या 1 और 2 हल हो चुका है। प्रश्नावली 3.1 से प्रश्न संख्या 1 और 2 हम लोग समझ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न
अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।